दोस्तों, हमारी दुनिया के नक्शे में यहाँ पर मौजूद है एक बहुत ही छोटा मुस्लिम देश जिसको बहरीन के नाम से जाना जाता है। वैसे पिछले कुछ दिनों से यह भी काफी चर्चाओं में है, क्योंकि इसराइल और फलस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट में यह इकलौता ऐसा मुस्लिम देश है कि जिसने खुलकर इसराइल और अमेरिका का साथ दिया है। न सिर्फ साथ दिया बल्कि यमन के खिलाफ बनाए गए ग्रुप में भी ये देश शामिल था, लेकिन लोकेशन के एंगल से उसी पर्शियन गल्फ के अंदर मौजूद है कि जिसको दुनिया में हद से ज्यादा अहम माना जाता है, क्योंकि इसके चारों तरफ ईरान, इराक, कुवैत, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरबिया जैसे तेल की दौलत से मालामाल देश मौजूद है। ये इलाका कितना ज्यादा अहम है, इस चीज का अंदाजा अब इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया का लगभग 50% तेल और 40% गैस सिर्फ और सिर्फ इसी इलाके में मौजूद है। यही वजह है कि दुनिया की सुपर पावर की नजर हमेशा इसी इलाके पर टिकी हुई रहती है। अब आप में से बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि अगर ये कतर, यूएई, कुवैत और सऊदी अरबिया जैसे हद से ज्यादा अमीर देशों के पड़ोस में मौजूद है तो जाहिर है बहरीन भी काफी अमीर होगा। मगर दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बावजूद इसके कि इस पूरे इलाके में सबसे पहले तेल बहरीन में ही निकला था, मगर फिर भी अपने सारे पड़ोसी देशों से काफी पीछे नजर आता है। बल्कि अब तो बहुत जल्द ही कुछ ऐसा भी होने वाला है कि जो पूरी तरीके से बहरीन की किस्मत को बदल कर रख देगा। यानी अगले कुछ सालों के अंदर तो बहरीन इस पूरे इलाके में सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा अमीर बन जाएगा, या फिर इतनी बुरी तरीके से जमीन पर गिरेगा कि पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा और इसकी तबाही की मिसालें फ्यूचर में दी जाएगी। अब आखिर इस छोटे से मुस्लिम देश बहरीन में ऐसा क्या होने वाला है और इस पूरे इलाके में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरने वाले ईरान का इस पूरे मैटर से क्या लेना देना है, यही सब कुछ आज इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। हिंद टीवी के नॉलेजेबल फ्रेंड, सबसे पहले बात कर ले अगर बहरीन के इतिहास के बारे में, तो वैसे तो इसका इतिहास बहुत ही पुराना है, मगर बाद में दुनिया के बाकी इलाकों की तरह इसका कनेक्शन भी, मतलब इसका रिश्ता भी ब्रिटिश एम्पायर से जाके जुड़ जाता है। सन 1820 के करीब में इस इलाके पर कंट्रोल रखने वाला अल खलीफा नाम का जो एक कबीला था, उसने ब्रिटिश एम्पायर के साथ एक समझौता किया। इस समझौते के तहत यह तय पाया गया कि बहरीन अपने इलाके की जमीन का एक भी टुकड़ा ब्रिटिश एम्पायर को अलावा दुनिया के किसी दूसरी ताकत को नहीं देगा, और न ही ब्रिटिश एम्पायर की इजाजत के बगैर दुनिया के किसी दूसरे ताकत के साथ अपने रिश्ते बनाएगा। इस वफादारी के बदले ब्रिटिश एम्पायर उसको सिक्योरिटी देगा, मतलब उसकी हिफाजत करेगा। जाहिर है इसमें दोनों ही देश के मजे थे, क्योंकि अब बहरीन भी अपने आसपास के सभी दुश्मनों को बेफिक्र हो चुका था, जिसको लेकर वो एक लंबे वक्त से ही परेशान रहा करता था। इसके बाद बहरीन ने बड़ी तेजी के साथ तरक्की हासिल करना शुरू कर दी और जाहिर है लोकेशन के एंगल से बहुत ही अच्छी जगह पर मौजूद है। एक टापू की तरह था, तो इसलिए अब ईरान, इंडिया जैसे इलाकों से बड़े बिजनेसमैन इस इलाके में आकर आबाद होने लगे। देखते ही देखते ये ट्राइबल सोसाइटी बिजनेस का हब बन गया। मगर बहरीन की किस्मत उस वक्त अचानक से और भी ज्यादा बदल गई जब जून 1932 में इस इलाके में तेल की खोज हुई। बस फिर क्या था, तो ब्रिटेन की आंख का तारा बन गया। बनता भी क्यों ना, क्योंकि पूरे अरबियन गल्फ में इलाके में बहरीन ही वो पहला देश था, वो पहला इलाका था जिसमें तेल की खोज हुई थी। अगले 4 साल के अंदर यानी सन 1935 और 36 आते आते सब कुछ बदल चुका था, क्योंकि एक बड़े लेवल पर बहरीन के पूरी दुनिया में तेल ट्रांसफर किया जा रहा था और दुनिया भर का खजाना बड़ी तेजी के साथ बहरीन आ रहा था। लेकिन दोस्तों, बाद में जब ब्रिटिश एम्पायर का सूरज डूबना शुरू हुआ और उससे अरब से सभी इलाकों छोड़कर जाना शुरू किया और उनके साथ अपने रिश्ते वगैरह खत्म की, तो वह बहरीन के इलाके को भी छोड़कर चला गया। इस तरह से अब बहरीन एक आजाद देश बन गया। फिलहाल आज भी बहरीन की तेल की दौलत से मालामाल देश माना जाता है और आसपास में मौजूद जो 3-4 देश है उनके जितना भले ही अमीर न हो, लेकिन उसके बावजूद भी रिपोर्ट की माने तो पूरी अरब दुनिया में इसकी इकोनॉमी सबसे तेजी के साथ ग्रो कर रही है। इकोनॉमिक इंडेक्स ऑफ फ्रीडम के मुताबिक बहरीन ही अरब दुनिया का वो इकलौता कंट्री है जहाँ पर बिजनेस वगैरह सबसे कम रिस्ट्रिक्शन है, यानी आप सबसे आसानी के साथ बिजनेस वगैरह कर सकते हैं और ज्यादा कायदा कानून नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा अरब दुनिया में सबसे ज्यादा इंग्लिश फ्रेंडली माहौल भी इसी कंट्री के अंदर मौजूद है। मगर दोस्तों, सवाल यही है कि इन तमाम चीजों के बावजूद भी बहरीन, कतर, कुवैत और यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे तरक्की क्यों नहीं कर सका और इतना ज्यादा अमीर क्यों नहीं बन सका।
तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीजन और इसकी सबसे बड़ी वजह बहरीन देश की आबादी है और इसका पॉलिटिकल सिस्टम। दरअसल दोस्तों इस छोटे से देश में जितने भी लोग रहते हैं उनमें से 52% तो वह लोग हैं जो खुद इस देश के नहीं हैं, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर इस तरह के बाकी इलाकों से आए हुए हैं और यहाँ पर बिजनेस या फिर काम वगैरह कर रहे हैं, जबकि सिर्फ 48% के ही बहरीन के निवासी है। अब आप लोग कहेंगे कि आखिर इनमें नई बात क्या है, क्योंकि ऐसा सिस्टम तो हमको कतर और यूनाइटेड अरब अमीरात वगैरह में भी देखने को मिलता है, बल्कि वहाँ तो इससे भी कम यानी 10 से 20% ही लोकल आबादी है, वरना 70 से 80% तो लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हैं और वही उन कंट्रीज को चलाते आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा फर्क यह है कि बहरीन की जो खुद की टोटल आबादी, उसमें सुन्नियों की आबादी बहुत कम है, मगर उसके बावजूद भी वहाँ पर जो फैमिली हुकूमत कर रही है पिछले लंबे वक्त से वो सुन्नी ग्रुप से ही ताल्लुक रखती है। इसके उलट शिया मुसलमानों की आबादी लगभग 70% के करीब है और यही वो चीज है जो बहरीन को अरब दुनिया की बाकी सारे देशों से अलग बनाती है। दोस्तों अब इसी पूरे मैटर की वजह से यहाँ पर एंट्री हो जाती है ईरान की भी, क्योंकि ईरान तो एक लंबे वक्त से यह मानता आया है कि भले ही आज के दौर में बहरीन ने अपने आप को एक देश वगैरह बना लिया हो, मगर यह कोई देश नहीं है, बल्कि ये तो इतिहास में हमारा ही एक हिस्सा हुआ करता था। एवं सन 1960 यानी 1960s में तो ईरान ने बहरीन के पूरे इलाके पर अपना क्लेम भी कर दिया था, मगर क्योंकि उस दौर में इस पूरे इलाके पर ब्रिटिश एम्पायर का इंटरफेयर हुआ करता था तो ईरान को इस क्लेम को वापस लेना पड़ा। मगर सन 2006 में एक बार फिर से सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei के एडवाइजर ने अपने बयान में कहा था कि ईरान चाहिए तो बहरीन को इलाके को अपना एक प्रॉक्सी यानी एक अपना राज बनाए और उसके अपने देश में शामिल कर ले। इसके अलावा भी आज तक वक्त वक्त पर ईरान की तरफ से इस तरह के बयान और इस तरह के इशारे मिलते रहते हैं, जिससे पता चलता है कि उसके दिमाग में बहरीन को लेकर कुछ और ही चलता रहता है। दूसरी तरफ बहरीन के अंदर भी रहने वाले शिया कम्युनिटी वो बड़े लेवल पर अंदर ही अंदर से वहाँ के रूलिंग सुन्नी फैमिली से हद से ज्यादा नफरत करती है। उसकी वजह यह भी है कि क्योंकि रूलिंग फैमिली भी एक लंबे वक्त से अपना वजूद बचाए रखने के लिए, वहाँ बगावत वगैरह से बचने के लिए इन लोगों के खिलाफ जुल्मो सितम करती आई है या फिर सख्त एक्शन वगैरह भी लेती रहती है। वैसे तो बहरीन की हुकूमत ने एक लंबे वक्त से अपने देश में सब कुछ मैनेज करने के लिए यानी लोगों को शांत रखने के लिए, बगावत वगैरह से बचने के लिए इन दो तरीकों को अपनाया है। पहला तरीका तो यह है कि वो अपने लोगों को हद से ज्यादा खुश रखते हैं, यानी ज्यादा चीजें फ्री देते हैं या फिर सब्सिडी वगैरह देते रहते हैं और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती है जिसकी वजह से उनकी खुद की जुबान यानी बहरीन की जो सिटीजन्स है वह इतना ज्यादा खुश रहते हैं और मजे में रहते हैं कि उनको खबर ही नहीं रहती कि उसके ऊपर कौन फैमिली राज कर रही है और क्या कर रही है। इन तमाम चीजों के बावजूद भी अगर बहरीन का कोई इंसान या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हुकूमत के खिलाफ अपने कोशिश करती है और उसके खिलाफ माहौल बनाना चाहती है तो उसको फिर सख्ती के साथ दबाया जाता है, जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर जब अरब के इलाके में अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था तो बहरीन में भी लोग अपनी हुकूमत के खिलाफ निकल आए थे और डेमोक्रेसी वगैरह की मांग करने लगे थे। हालत इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि यूएई और सऊदी अरबिया वगैरह को फौरन बहरीन के अंदर अपनी फौज उतारनी पड़ी थी और फौरन तमाम चीजों को कंट्रोल कर लिया गया था। जिन लोगों ने भी यह सब कुछ किया था उनमें से ज्यादातर लोगों को या तो जेल भेज दिया गया या फिर उनकी जो बहरीन की सिटीजनशिप थी यानी कि नागरिकता वही उनसे छीन ली गई और बहरीन से उनको बाहर निकाल दिया गया और उनमें से कुछ लोगों को तो मौत की सजा सुना दी गई। बहुत सारी रिपोर्ट यह दावा करती है कि आज के वक्त में बहरीन के अंदर हर 500 नागरिक में से एक बंदा जेल के अंदर मौजूद है और इनमें से ज्यादातर लोग शिया कम्युनिटी के ही हैं। इन्हीं तमाम चीजों की वजह से ही अब बहरीन की शिया कम्युनिटी थी जो वहाँ पर मेजोरिटी में है, लगभग 70% के करीब है, उनके दिलों में वहाँ की रूलिंग फैमिली के खिलाफ हद से ज्यादा नफरत पैदा हो गई। मगर जाहिर है अब उन सारे विरोध प्रदर्शन का नतीजा भी वो देख चुके थे कि किस तरह से सबको जेल में डाला गया, मारा गया, पीटा गया, फिर मौत की सजा सुना दी गई या फिर सिटीजनशिप वगैरह को ही छीन लिया गया। तो इसलिए गुस्सा तो दिलों में पैदा हुआ, लेकिन डर की वजह से यह पूरा मूवमेंट धीरे धीरे दबता चला गया। या फिर आसान शब्दों में आप यह भी कह सकते हैं कि यह पूरा मामला लावा की शक्ल में बदल गया
मतलब अभी शांत तो है, मगर जब भी फूटेगा तो पूरी तरीके से तबाही मचा कर रख देगा। और इस तरह पूरी तबाही में कहीं ना कहीं ईरान को सबसे बड़ा मौका मिलेगा। बहरीन के साथ इस बात का एक और भी बड़ी परेशानी है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि बहरीन की हुकूमत अपने देश के लोगों को खुश रखने के लिए और ताकि उनका विरोध वगैरह न करे, उनके ऊपर हद से ज्यादा पैसा लुटाते हैं। मगर बगैर किसी काम के और बगैर किसी मेहनत के हुकूमत की तरफ से अपने आम पब्लिक पर इस तरह की फ्री में पैसा देना या पूरी ही सोसाइटी को पैरालाइज कर रहा है। आमतौर पर बहरीन की जो इकोनॉमी है उसको पाकिस्तान, बांग्लादेश और ब्रिटेन के लोगों के द्वारा ही हैंडल किया जाता है। बहरीन की टोटल इनकम में से 75% इनकम सिर्फ और सिर्फ तेल बेचकर ही आती है। उस पर भी सबसे बड़ा बोझ है वहाँ के आम लोगों का अलग अलग तरह की फ्री फैसिलिटीज देना, सब्सिडी वगैरह देना। उससे भी बड़ा परेशानी की बात तो यह है कि बहरीन के पास जितना भी तेल मौजूद था, मतलब तेल के रिजर्व मौजूद थे, वो सब बड़ी तेजी के साथ खत्म हो रहे हैं। आसान शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि सिर्फ बहरीन ही और ओमान ही अरब दुनिया का वो देश है जिनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वह सिर्फ अगले 10 साल के अंदर ही इन दोनों ही देशों के पास तेल है, मतलब जितने भी तेल है, रिजर्व है, वो सब खत्म हो जाएंगे। जैसा मैंने शुरू से ही बताया रहा हूँ कि बहरीन तो एक लंबे वक्त से ही तेल पर डिपेंडेंट है, तो अगर तेल ही खत्म हो जाएगा तो आखिर बहरीन करेगा क्या। उससे भी मुसीबत की बात यह है कि अगर बहरीन ने अपने खर्चे को कम करने के बारे में सोचेगा तो सबसे पहले तो उसको वो सारी फैसिलिटीज और सारी सब्सिडी वगैरह रोकनी होगी जो एक लंबे वक्त से अपने लोगों को वो देता आ रहा है, यानी मालो दौलत लुटाता आ रहा है, सिर्फ इस इरादे के साथ कि सारी आवाम खुश रहे और उसको फर्क न पड़े कि उसके ऊपर हुकूमत कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। और अगर ये फैसिलिटीज वगैरह रोकी गई तो जाहिर है वह लावा फटेगा जो अपने दिलों में नफरत के लिए एक लंबे वक्त से शांत बैठा है। और इस तरह से बहरीन की हुकूमत के लिए यह सिर्फ एक इकोनॉमिक फेलियर ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल फेलियर भी होगा। यदि राजनीतिक तौर पर भी बहरीन को किस्मत और बहरीन का नक्शा पूरी तरीके से बदल जाएगा। मगर दोस्तों, इन तमाम बड़ी बड़ी मुसीबतों के बीच बहरीन को उस वक्त राहत की सांस भी मिली है जब उसको सन 2018 में सबसे पहले तो अपने आसपास के एरिया में तेल का खजाना मिला, यानी कि ऑयल रिजर्व मिले। उसके 4 साल बाद ही यानी सन 2022 में एक बार फिर से उसको अपने इलाके में नेचुरल गैस रिजर्व मिल गए। बहरीन को मिलने वाला यह तेल और गैस का खजाना इतना ज्यादा है कि इसने पूरे मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा दिया है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी बहरीन से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ताकि वह इन तमाम चीजों को निकालने का ठेका, मतलब के कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथों में दे दे। ऐसा माना जा रहा है कि मिलने वाले ऑयल और गैस रिजर्व की मदद से बहरीन 40 साल तक अपने सब अंदरूनी और बाहरी जरूरतों को पूरा कर सकता है और भी बहुत कुछ पूरा कर सकता है और हासिल कर सकता है। मगर यहाँ पर भी बहरीन के लिए 2 बड़े चैलेंज हैं। पहला तो यह है कि जो तेल वगैरह मिला है ये सब समुद्र में पत्थरों से काफी नीचे है, जिसकी वजह से इसको निकालने के लिए पैसा भी काफी खर्च करना पड़ेगा। और जाहिर है अब यह भी एक बड़ा सवाल होगा कि ज्यादा खर्च करने के बाद से इसका कितना ज्यादा प्रॉफिट बहरीन की तरफ से बनाया जा सकेगा। इसके अलावा जब नीचे ज्यादा है और पैसा भी ज्यादा लगेगा तो निकालने में भी वक्त लगेगा और इस पूरे वक्त में बहरीन की हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजती रहेगी। उसके लिए जरूरी होगा कि वह अपने तमाम खर्चों को कम करे और खास तौर पर जो आम पब्लिक पर इतनी ज्यादा फ्री फैसिलिटीज लुटाई जा रही है, यह सब सब्सिडी वगैरह तो बंद कर दे और उन सब पर कंट्रोल करना शुरू कर दे। और उसके साथ साथ ही अपने उस आम लोगों की आजादी भी देना होगी ताकि वह हुकूमत को क्रिटिसाइज वगैरह कर सके, वरना वही होगा जिसका एक लंबे वक्त से बहरीन की हुकूमत का डर सताते आ रहा है। और बहरीन की शिया कम्युनिटी की तरफ से उठाया गया कोई भी कदम ईरान के लिए सबसे बड़ा मौका होगा। तो कुल मिलाकर आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि बहरीन की हुकूमत इस वक्त आर पार की पोजीशन पर बैठी है। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन पर प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर ले कि वहां पर भी नए नए अपडेट मिलते रहते हैं।